हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका चैनल है दोस्तों बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और मैं हूं आपका दोस्त टीके सिंह। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं मॉडल पेपर का, जो कि आपका 2023 का मॉडल पेपर यहां पे जारी हो गया है। ठीक है ना। ये आपका क्लास 10th के लिए है, जो कि जैक बोर्ड का पेपर है। ठीक है। और आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे आज वही पेपर डिस्कस करने वाले हैं और सबका मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा कि किसका सही आंसर क्या है। और मॉडल पेपर का जो एक फायदा होता है दोस्तों कि डायरेक्टली कई बार वहां से कुछ सवाल जो है आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, या उससे संबंधित सवाल जरूर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का जो है, ठीक है ना, मॉडल पेपर 2023 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल आपके पास है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है ना, किसके द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन देखिए, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। जब एक जगह पे सारे लोग रहते हैं तो उनका संस्कृति, उनका इतिहास, भाषा भी लगभग समान हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आंसर आपका हो गया इसका डी नंबर। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली बिस्मार्क कहाँ के रहने वाले थे ना, या मतलब कहाँ के चांसलर थे। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रस्सा। कहाँ के रहने वाले थे, प्रस्सा के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्सा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे तीसरा सवाल देख लीजिए आप यहाँ पे। तो तीसरा सवाल आपके पास है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बारदोली आंदोलन का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया हुआ था। तो सही आंसर हमारे पास है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ पे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है ना। तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग, यानी कि बी नंबर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए गाड़ियों के उत्पादन के लिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे देखिए 6 है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर। ठीक है ना। आंसर हो जाएगा डी, हेनरी फोर्ड। ठीक है। आंसर डी, हेनरी फोर्ड। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। महिमा मंडन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, महिमा मंडन का मतलब होता है कि किसके बारे में बताया गया। ठीक है ना, किसके बारे में ये किताब, ये चित्र जो लिखा गया डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो महिमा मंडन का मतलब होता है कि किसके बारे में इसमें बात किया गया, किसकी महिमा, किसकी गाथा इसमें बताया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा संगीत के बारे में। ठीक है ना। आंसर हो गया डी। उसके बाद आगे आप यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर में कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने, ठीक है ना, 8 नंबर में क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है ना, किस में वृद्धि की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कताई। ठीक है ना, ए नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कताई। ठीक है। आगे बढ़िए यहाँ पे हम लोग 9 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है। तो 9 नंबर का आप यहाँ पे आंसर देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है ना, पहला प्रिंटिंग किसके द्वारा लाया गया था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं गैली क्या है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, गैली क्या है। तो गैली एक प्रकार क्या, धातुई फ्रेम है ना, धातुई मतलब धातु से बना हुआ, ताम्र का मतलब तांबा से बना हुआ, चर्म मतलब चमड़ा से बना हुआ। ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन पांडुलिपि। तो गैली किसे कहते हैं, एक तरह का धातुई फ्रेम है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्या कहते हैं। सत्ता का क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, क्षैतिज वितरण,
दूसरा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, तीसरा हो जाएगा दबाव समूह, चौथा है सामुदायिक। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षैतिज, ठीक है ना, ए नंबर क्षैतिज, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज। अगर यहाँ पे संघीय के साथ रहता है या मान लीजिए सरकार का, केंद्र सरकार वगैरह राज्य सरकार के बीच अगर बात होता तो हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कह सकते थे, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्षैतिज, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग 12 नंबर में यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि भारतीय संघ में इस समय है ना, इस समय कितने क्या हैं। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है राज्य की संख्या और संघीय क्षेत्र की संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो राज्य का संख्या है, राज्य का संख्या कितना हमारे पास है, अभी 28 है, ठीक है ना। राज्य की संख्या कितना है, 28, यानी कि ए नंबर तो सीधा गलत हो गया और सी नंबर भी सीधा गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे संघीय क्षेत्र में आते हैं। तो संघीय क्षेत्र हमारे पास कितना है, अब ध्यान देखेंगे कि हमारे पास पहले संघीय क्षेत्र जो था एक ज्यादा था, जो बाद में यहाँ पे जो है राज्य हमारे पास, सॉरी, एक हमारे पास राज्य 29 गो था, उसको कट कर संघीय क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। यानी संघीय क्षेत्र हमारा बढ़ चुका है। तो पहले संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश कितना था, 7 था ना, अब 8 हो चुका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि संघीय क्षेत्र 6 तो कभी भी नहीं था, संघीय क्षेत्र 6 कभी भी नहीं था, ठीक है ना। मतलब ये बहुत पहले की बात है, हाल फिलहाल में कभी भी नहीं था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। अब सवाल नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो 13 नंबर सवाल आपके पास है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन से, ठीक है ना। किससे हो जाएगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत है ना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, छुआछूत के आधार पे भेदभाव है ना, को समाप्त कर दिया गया है। तो इसके लिए अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारे पास 17 नंबर, ठीक है ना। यानी इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बामसेफ एक तरह का क्या है, संगठन है, ठीक है ना। किसका संगठन है, बामसेफ, BAMCEF है ना, किसका संगठन है, बामसेफ किसका संगठन है, तो ये संगठन है आपका सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारियों का। उसके बाद देखिए 16 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे चुनाव आयोग। कौन देता है दोस्तों, चुनाव आयोग, ठीक है ना। ऑप्शन हो गया आपका डी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए आप 17 नंबर सवाल आप यहाँ पे देख लेंगे, लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सभी प्रकार, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर पे यहाँ पे कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, ठीक है ना। हमारे पास देखिए यहाँ पे 18 नंबर कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, कौन सा नियम जो हमारे पास यहाँ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि सूचना का अधिकार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है, यानी सीटें आरक्षित रहती है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज, है ना। पंचायती राज का जब चुनाव होता है तो महिलाओं के लिए वहां पे सीटें आरक्षित रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो गया हमारे पास सी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेधा पाटेकर ने। किसने किया था दोस्तों, मेधा पाटेकर ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। समाप्यता मतलब समाप्त होने के लिए, ठीक है ना। तो समाप्यता मतलब दो होता है, इसमें कितना होता है, 2 संसाधन, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। मतलब एक समाप्त हो सकता है, एक समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे आंसर हम लोग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 2 प्रकार का, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे, किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। इसका तो सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है डी नंबर, राजस्थान। राजस्थान में मुख्य रूप से जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद देखिए हम लोग आगे सवाल नंबर 23 है कि भारत में, ठीक है ना, ऑप्शन क्या है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। वन्य जीव के आवास का विनाश, ये भी देखिए हमारे पास है। वन्य जीव को हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले, मारना या शिकार करना, ये भी हमारा है। पर्यावरणीय प्रदूषण एवं उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, दावानल, ठीक है ना। उसके बाद है उपरोक्त सब, मतलब इसके लिए सभी हमारे पास हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे उपरोक्त सभी। और आगे देखिए यहाँ पे आपके पास 24 नंबर है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, कौन सा लाभ है, बाढ़ पर नियंत्रण, हाँ ठीक है, ये भी होता होगा। सिंचाई की सुविधा, ये भी होता है। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन, ये भी होता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ। तो 25 नंबर सवाल आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं, या किस तरह की फसलें हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रोपण फसल, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, रोपण फसल। हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रोपते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग रोपते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोपण फसल, ठीक है दोस्तों। दाल तो है नहीं, दाल रहता तो दलहन फसल हम लोग कहते हैं, तेल रहता तो तेलहन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा रोपते हैं तो क्या हो गया, रोपण फसल। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर में देखिए कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से फसल ऋतु में की जाती है, किस फसल ऋतु में की जाती है, ठीक है ना। तो फसल का ऋतु हमारे पास दिया गया है। तो धान का खेती कहने का मतलब क्या हो गया, अधिक पानी की आवश्यकता होगा, और अधिक पानी का जब आवश्यकता पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है दोस्तों। क्या उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, खरीफ फसल। तो आंसर क्या हो गया, खरीफ फसल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 27 नंबर कि निम्नांकित कोयले की खानों में, खान का मतलब खदान, माइनिंग एरिया ना, निम्नलिखित कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में है। तो झारखंड राज्य में कौन है, देखिए आपका सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है बोकारो। बोकारो एक जिला झारखंड में, ठीक है ना। तो सीधा सीधा टिक करेंगे यहाँ पे बोकारो। इसके अलावा और भी हैं, झरिया वगैरह क्षेत्र इसी में, मतलब बहुत सारे हैं। कुछ आपका अलग अलग पार्ट में धनबाद वगैरह में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना बोकारो सिर्फ दिया झारखंड से, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 28 नंबर पे, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है ना। हमारे पास उद्योग दिए गए हैं, बोला है कौन आधारभूत है। आधारभूत कहने का मतलब क्या है कि वहां पे अगर मान लीजिए कोई भी चीजें बनता है तो उसका मतलब इस्तेमाल करके और भी आगे कुछ बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा का इस्पात हो गया, तो लोहा से आपको मान लीजिए कि ग्लास के लोहा वगैरह बढ़िया तैयार किया जाएगा। फिर लोहा का इस्तेमाल आपका घर बनाने में हो सकता है छड़ के रूप में। लोहा का इस्तेमाल मान लीजिए दरवाजा बनाने में हो सकता है, खिड़की बनाने में हो सकता है, बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। पुल वगैरह बनाता है वहां पर किया जाता है। तो ये आपका आधारभूत उद्योग हो गया, ठीक है ना। आपका जो आधारभूत उद्योग हो गया क्या हो गया, लोहा का इस्पात, ठीक है ना, जिसके आधार पे और आगे भी उद्योग चल सकते हैं। 29 नंबर देखिए यहाँ पे आप, इसमें है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट, है ना, 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल जो है वो दूषित हो सकता है। तो इसका सीधा आंसर है 8 गुना। सीधा आंसर क्या है, 8 गुना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सवाल नंबर आपका यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में देखिएगा 30 नंबर। तो 30 नंबर मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देखेंगे, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या है, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, मतलब ये तो सत्य हो गया। हमें क्या देखना है, हमें असत्य पता लगाना है, ठीक है ना। हमें असत्य जो गलत है वो पता लगाना है। तो पहला क्या हो गया, पहला तो सही बात है कि सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा देख लीजिए, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सही बात है। फिर देखिए यहाँ पे सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। कड़ी मतलब नेटवर्क, है ना, एक प्रकार क्या हो गया, नेटवर्क का काम करता है, ये भी बात सही हो गया। डी नंबर देखिए आप यहाँ पे कि रेलवे, ये आपका छूट गया हुआ है, रेलवे की अपेक्षा लागत मतलब खर्चा बहुत अधिक होता है। बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है दोस्तों। ये जो आपका सड़क की अपेक्षा ना, सड़क की अपेक्षा देखिए यहाँ पे रेलवे की अपेक्षा लागत जो है बहुत अधिक है। तो रेलवे की अपेक्षा इसका अधिक नहीं बल्कि कम होता है। रेलवे की अपेक्षा जो है सड़क में खर्चा कम होता है। अगर कम रहता ना तब सही हो जाता, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है, मतलब यही हमारा असत्य कथन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सवाल नंबर यहाँ बढ़ते हैं हम लोग 31 की तरफ। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखेंगे, मोबाइल स्क्रीन में देखिए आपके पास 31 नंबर सवाल सामने दिखाई दे रहा होगा कि मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। ठीक है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। पहला ऑप्शन स्वास्थ्य के आधार पे, दूसरा शिक्षा के आधार पे, तीसरा प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, सब के आधार पर जो है यहाँ पे तुलना किया जाता है, तो ऑप्शन हो गया डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। इनमें से कौन भावी पीढ़ी, भावी मतलब आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना, आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए परिभाषित करता है। ऑप्शन है आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, और डी है आपका जीवन की गुणवत्ता। ठीक है ना, डी आपके पास क्या है, जीवन की गुणवत्ता। तो इसका सही क्या हो जाना चाहिए, ये जो 32 नंबर है उसका सही क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो हो जाएगा इसका धारणीय विकास। ठीक है दोस्तों, इसका जो ज्यादा जो बेहतर आंसर दिख रहा है मेरे ख्याल से वो हो गया धारणीय विकास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या होना चाहिए, धारणीय विकास, हमारी धारणा जैसा होता है उसके आधार पर। ठीक है ना, तो सी नंबर हम लोग इसको कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सवाल नंबर आपके पास 33 हो गया कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। ठीक है ना, सरकारी अस्पताल में कार्य करती है, ध्यान से देखिए यही आपका कीवर्ड हो गया, सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। ठीक है ना, नर्स का काम करती है, तो सलमा किस प्रकार की गतिविधि से संलग्न है, मतलब किस प्रकार का गतिविधि में वो शामिल है, प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित, संगठित। अगर तृतीयक बोलता तो हम लोग तृतीयक लिख सकते थे, सेवा क्षेत्र कह सकते थे, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए ना प्राथमिक है ना द्वितीयक है, मतलब इधर से हमको सेलेक्ट करना होगा, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, संगठित। ठीक है ना, संगठित। ठीक है, अगर प्राइवेट होता तो असंगठित भी कह सकते थे, जैसे लेबर मजदूरी का जो काम होता है ना दोस्तों, वो आपका असंगठित हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उनका रोजगार फिक्स नहीं होता है, उनका पेमेंट फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, काम करने का जो समय होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असंगठित। लेकिन सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ फिक्स है, पेमेंट फिक्स है, छुट्टी फिक्स है, सारा फिक्स होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संगठित क्षेत्रक बोलेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज नहीं कि संगठित क्षेत्रक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर सवाल है, यहाँ पे देखिए आप कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। ठीक है ना, सेवा क्षेत्रक आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की क्षेत्रक होती हैं। पहला होता है आपका कृषि क्षेत्रक, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्रक, और तीसरा होता है आपके पास सेवा क्षेत्रक। ठीक है दोस्तों, पहला कौन होता है यहाँ पे, कृषि क्षेत्रक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा आपका क्या होता है, उद्योग क्षेत्रक, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है ना, और तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्रक, तृतीयक में क्या आता है, सेवा क्षेत्रक। 3 प्रकार के क्षेत्रक बटे हुए हैं। तो सेवा क्षेत्र में यहाँ पे पूछा गया है कि जो सेवा क्षेत्र है उनमें किस तरह की गतिविधियां होती है। पहला तो आपका हो गया कृषि क्षेत्रक यानी प्राथमिक क्षेत्रक, ये चीनी गुड़ ईटा बनाने सारा क्या हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्रक, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, परिवहन, संचार, बैंकिंग। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सेवा क्षेत्रक। बैंकिंग भी आपका सेवा है, संचार आपका सेवा है, मोबाइल वगैरह सब। उसके बाद आपका देखिए परिवहन हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये भी आपका सेवा क्षेत्र को ये लोग सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 35 की तरफ। ठीक है ना, तो 35 नंबर सवाल में आप यहाँ पे देख लीजिए, 35 नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि इनमें से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। ठीक है ना, इनमें से कौन वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है ना, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वस्तु विनिमय का उदाहरण हमसे पूछा गया है, कीवर्ड हमारे पास देखिए ये वाला है वस्तु विनिमय। ठीक है ना, तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा है ना, सौदा मतलब उसको लेन देन कह सकते हैं आप। तो एक गाय के बदले 5 बकरी, हाँ ये आपका सही आंसर है। यहाँ देखिए आदान प्रदान हो रहा है, पहले पैसा वैसा का दिक्कत होता था तो लोग बदला बदली कर लेते थे कि हम 1 गाय देंगे तुम 5 बकरी दे देना। ठीक है ना, या हम 5 केजी चावल देंगे तू 5 केजी गेहूं दे देना। तो इस प्रकार से हम लोग सारे सामान का वस्तु का विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान अदला बदली करते थे। ठीक है, तो सही उदाहरण क्या हो गया यहाँ पे, गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना। ठीक है ना,
दूसरा ऑप्शन भी मिला लीजिए, एक गाय को 10,000 में बेचना, ये तो आपका खरीदारी हो गया। बैंक से गाय प्राप्त करना, ये तो आपका लोन के रूप में हो सकता है। गाय का दूध बेचना, ये तो आपको पैसा मिलेगा इससे डायरेक्ट, है ना, दूध बेचेंगे तो आदान प्रदान जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का विनिमय। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको 35 नंबर सवाल तक बिल्कुल यहाँ पे जो समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे आखिरी 5 सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं फटाफट। सवाल नंबर आपके पास 36 हाजिर हो गया है कि व्यापारिक बैंक के कमर्शियल कार्य, व्यापारिक कहने का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है ना, व्यापारिक बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, इनका हमें क्या बताना है दोस्तों, कार्य बताना है। तो पहला शाख निर्माण, दूसरा है ऋण देना, ये भी सही है, ये भी सही है। ऋण मतलब कर्जा वगैरह देते हैं, ठीक है ना, बैंक कर्जा देते हैं, हम लोग लोन ले सकते हैं। ठीक है, फिर है जमा स्वीकार करना, मतलब हम लोग पैसा जो डिपॉजिट करेंगे ना, जमा का मतलब क्या हो गया, पैसा जो हम लोग वहां पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, उसको स्वीकार करने भी उसका काम है। मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि सारे काम करते हैं। व्यापारिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक, वो सारे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 37 की तरफ। ये आपका इधर कटा हुआ है ये वाला, यहाँ पे देखिए आप, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसको लोग बोलते हैं एमएनसी, क्या बोलेंगे, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली जगह, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली जगह देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन है केवल एक, उसके बाद है एक, उसके बाद एक से अधिक, उसके बाद किसी भी देश में नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक, सी नंबर। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यानी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना, मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी, ठीक है ना, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत काम का चीज है। ठीक है, तो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर आपका आ गया 38 नंबर। ठीक है ना, सवाल नंबर 38 में आप देखिए कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है दोस्तों अमेरिका। ये कहाँ कंपनी है, अमेरिका, कार वगैरह गाड़ी वगैरह बनाती है। ठीक है ना, तो आपका नाम से ही पता है यहाँ पे, फोर्ड मोटर, ठीक है ना, गाड़ी वाला है। ठीक है, तो अमेरिका की कंपनी है। उसके बाद देखिए आपका 39 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु है ना, हॉलमार्क यहाँ पे जो किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का प्रमाण है, सर्टिफिकेट चिन्ह है। ठीक है ना, प्रमाणक चिन्ह होता है। तो क्या आ जाएगा, आभूषण, सोने चांदी वगैरह खरीदेंगे ना, तो वहां पे हॉलमार्क वगैरह चेक किया जाता है प्रमाण के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो आपका देखिए 39 नंबर भी हो गया। अब देखिए सवाल के आखिरी यहाँ पे देखिए हम लोग मतलब इस मॉडल पेपर का आखिरी सवाल में आ गए हैं 40 नंबर। इसमें डायरेक्ट सवाल पूछा गया डेट से संबंधित ना, कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी कब, 24 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, 24 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा और सारे मॉडल पेपर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है, फिनिश हो गया है। तो दोस्तों आपका एग्जाम आने वाला है, आपका डेट शीट भी जारी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका तैयारी जो है बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। बाकी हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी रिविजन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीजें मैं ऑफलाइन से जैसे कराते रह रहा हूँ, मतलब हम लोग साल भर पढ़े हुए हैं, अब मैं यहाँ पे जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है मतलब रिवीजन कराता रहूंगा, और जो भी यहाँ पे बोर्ड के पेपर्स हैं यहाँ पे है ना, उसका मैं प्रैक्टिस आपको कराते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल, ये मॉडल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बारे में जो भी आपका राय विचार होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर ये मेरा प्रयास आप तक पहुंचने का अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के एकदम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए आता रहेगा और मैं डिस्कशन करते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ऑब्जेक्टिव सवाल में बस टिक करना रहता है, तो ज्यादा डिस्कशन की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले पूरे साल भर तो पढ़ाई है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो मॉडल पेपर एक जारी हो चुका था झारखंड बोर्ड का वेबसाइट पे, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसका रिवीजन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसके पहले मैंने साइंस का भी वीडियो अपलोड किया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके है ना साइंस का भी मतलब जो है वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वहां पे जाकर क्या सर्च करना होगा, मेरा हैंडल यहाँ पे दिया है, मेरा जो हैंडल है यूट्यूब का उसमें है आपका @DK सिंह, ठीक है ना,
डीके सिंह 2022। अगर आप ये टाइप करेंगे ना तो मेरा चैनल यहाँ पे आ जाएगा। और चैनल का नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे @DK सिंह 2022 तो आपको मेरा चैनल में सारे वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे अगर मान लीजिए पहली बार आ रहे हैं तो आप जरूर इसको सर्च कीजिएगा, और मतलब बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपको बहुत सारे वहां पे आपके काम की चीजें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नए वीडियो के साथ। और नए वीडियो में अगला एक अलग सब्जेक्ट मैथ्स लाऊंगा, फिर इंग्लिश भी लाऊंगा एक एक करके। ठीक है ना, तो सारे सब्जेक्ट का मैं प्रीवियस पेपर भी लाऊंगा और मॉडल पेपर भी लाऊंगा और आपका रिविजन कराते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।